ब्रिटेन का एक टाउन ग्लोस्टर शायर, एक छोटा सा शांत इलाका 25 क्रोमवेल स्ट्रीट का घर, जिस घर में दीवारों के पीछे ऐसे राज दफन थे जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा काँप उठे। ये वो एड्रेस था जहाँ पर खून की नदियाँ बही और मानवता की सभी सीमाएं पार कर दी गई थी। और इस खेल का मेन शख्स था रोज़मेरी पाउलन लेट्स, जिसका जन्म 29 नवंबर 1953 के दिन हुआ था। रोज़मेरी का बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके पिता मेंटली इलनेस थे, जिस वजह से घर में हर वक्त डर का माहौल बना रहता था। और इस वजह से रोज़मेरी की मानसिकता पर इतना बुरा असर हुआ कि उसने फ्यूचर में ऐसा काम किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1969 में रोज़मेरी 15 साल की उम्र में एक बस स्टॉप पर 27 साल के फ्रेड वेस्ट से मिलती है। फ्रेड की पहले से ही क्राइम हिस्ट्री थी। फ्रेड और रोज़मेरी की मुलाकात दो लवर्स के साथ साथ खून के अपराध की भी शुरुआत थी, जिसने आने वाले 2 दशकों तक मानवता को शर्मसार कर दिया। 1970 में रोज़मेरी फ्रेड के साथ रहने आ गई, जब फ्रेड की पहली पत्नी कैथरीन कॉस्टेलो और उनकी बेटी सरमन वेस्ट गायब हो गई, जो सालों बाद पता चला कि फ्रेड ने ही उन दोनों को मार दिया था। ये जानने के बाद भी रोज़मेरी ने फ्रेड के साथ रहकर उसके क्राइम्स में साथ दिया। 1971 में रोज़मेरी उसकी पहली बेटी हिदर को जन्म दिया और 1972 में उसने फ्रेड से शादी कर ली। शादी के बाद इस कपल ने उसी घर में रहना जारी रखा, जिसे लोग कुछ समय में ही हाउस ऑफ हॉरर के नाम से पहचानने लगे। 1970 के दशक में रोज़मेरी और फ्रेड ने उनके घर को एक टॉर्चर चैम्बर बना दिया था। उनकी मानसिकता अजीब और बेहद ही डरावनी थी। वो लोग हाईवे पर जाने वाले अकेली लड़कियों को अपना शिकार बनाते, उन्हें लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाते और रोज़मेरी भी गाड़ी के अंदर होती, जिस वजह से लड़कियां सुरक्षित महसूस करती। रोज़मेरी उन लड़कियों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने घर ले आती, जिसके बाद शुरू होता टॉर्चर। वो लोग लड़कियों को बंधक बनाकर उन्हें मानसिक और शारीरिक टॉर्चर करते, शोषण करते, और जब उनका मन भर जाए तब वो उन लड़कियों को मार देते। 1973 में 18 साल की एक लड़की लिंडा गफ गायब हो गई, जो रोज़मेरी के घर पर किराए पर रहती थी, जिसे रोज़मेरी और फ्रेड ने ही अपना शिकार बनाया था। उसकी हत्या करने के बाद रोज़मेरी खुद उसके कपड़े पहनती, जो उसकी विकृत मानसिकता को साझा करते। लिंडा की बॉडी को सालों बाद उसी घर के बाथरूम के फ्लोर से नीचे पाया गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके घर के बेसमेंट में लाशों की संख्या बढ़ती गई। 1974 में ल्यूसी और 1975 में जुआनिता मोड और 1978 में थेरेस सिग्निट जैसी कई लड़कियों इनका शिकार बनी और हर वक्त मैरी पुलिस से बच निकलने में सफल हो जाती। क्रोमवेल स्ट्रीट में रोज़मेरी ने अपना इतना वर्चस्व बना लिया था कि वो हर घर में नज़र रखती। वो सिर्फ फ्रेड की क्राइम पार्टनर नहीं थी, बल्कि कई बार खुद भी वो इन सब की शुरुआत करती। 1979 से लेकर 1980 के दशक में इस कपल ने कैरोल एंड स्टेफेंस नाम की एक 15 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। कैरोल को उन्होंने उसी के घर की पास वाली जगह से उठा लिया था और उसके बाद उस पर बहुत ही अत्याचार किया और उसे बेहद पीड़ा दी और उसके बाद उसे मार दिया गया। रोज़मेरी को अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं था। वो जिस तरह से लड़कियों को फंसाती और फिर उन पर जैसे अत्याचार करती, उसे देखकर लगता जैसे वो किसी शैतानी शक्ति के प्रभाव में रही हो। उस घर की हर दीवार जैसे जानती हो और चिल्लाती हो, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये सिर्फ एक सामान्य परिवार था, जिनके घर ज़्यादातर मेहमान आते रहते।
1989 में रोज़मेरी की बेटी हीदर गायब हो जाती है। जब पड़ोसियों ने पूछा कि आपकी बेटी हीदर कहाँ पे है, तो रोज़मेरी ने कहा कि वो किसी होटल में काम करने के लिए गई है। लेकिन सालों बाद पता चला कि हीदर को भी रोज़मेरी और फ्रेड ने गला दबाकर मार दिया था और गार्डन के एक कोने में उसे दफना दिया था। और इसकी वजह ये बाहर आई कि हीदर, फ्रेड और रोज़मेरी के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी और इसीलिए रोज़मेरी और फ्रेड ने उनकी अपनी बेटी को भी मार दिया था। 1980 के दशक में सर्ली रॉबिन्स नाम की 18 साल की एक लड़की इनके कॉन्टैक्ट्स में आती है। सर्ली उस समय प्रेग्नेंट थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो रोज़मेरी की पति फ्रेड वेस्ट के ही बच्चे को जन्म देने वाले थी। जब रोज़मेरी को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने पति फ्रेड के साथ मिलकर सर्लिन की हत्या की और उसी घर में उसकी बॉडी को दफना दिया। अब रोज़मेरी के लिए जान लेना किसी खेल के समान बन गया था। 1992 में पुलिस रोज़मेरी के घर पर आती है क्योंकि रोज़मेरी की जो बाकी बच्चियाँ थी उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार की कंप्लेन की थी। जब पुलिस रोज़मेरी के घर पहुंचती है तो रोज़मेरी यहाँ पर कुछ भी ना करने का दावा करती है। उस समय ग्लोस्टरशायर पुलिस को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो ब्रिटेन इतिहास के सबसे भयानक कब्रिस्तान पर खड़े हैं। 1994 में जब पहला कंकाल मिला तब सब हैरान हो गए थे। रोज़मेरी ने यह कहना चालू रखा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है और उसे इस बात की कुछ भी नहीं पता, ये सब फ्रेड ने किया है। लेकिन फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि कुछ हत्याएं तो तब हुई थी जब फ्रेड जेल में था या फिर घर से कहीं दूर था। तो इसका सीधा अर्थ था कि रोज़मेरी खुद ही खूनी थी। फिर भी रोज़मेरी ने झूठ बोलना चालू रखा। उसने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसे देखकर खुद पुलिस ऑफिसर भी हैरान थे। जब हीदर की हत्या की बात आई तो यहाँ पर रोज़मेरी ने कहा कि हीदर तो घर से भाग गई है और लेबनान में किसी के साथ मज़े कर रही होगी। जैसे जैसे मकान में खुद कम बढ़ता गया वैसे वैसे घर से लाशों की संख्या बढ़ती गई, जिसे देखकर फॉरेंसिक टीम भी हैरान थी। लूसी पार्टिगन जैसी बहुत ही होशियार विद्यार्थी जो 1973 के दिन क्रिसमस के दिन गायब हो गई थी, उसके बॉडी के बचे हुए अंश देखकर उसके परिवार को 20 साल के बाद बहुत गहरा घाव लगा था। रोज़मेरी इन सारी हत्याओं में सिर्फ साक्षी नहीं थी, बल्कि उसने पीड़ितों को बंधक बनाया, उन्हें टॉर्चर किया और आखिरी सबूत मिटाने तक का भी काम किया। ये घर एक कसाईखाना जैसा बन गया था जहां रोज़मेरी तय करती कि कौन सी युवती कैसे मरेगी। कोर्ट के ट्रायल के दरमियान भी रोज़मेरी के वकीलों ने उसे एक पीड़ित पत्नी की तरह पेश किया जो फ्रेड के डर से ये सब कर रही थी। लेकिन जब रोज़मेरी के बचे हुए बच्चों ने इस बात की साक्षी दी कि कैसे वो उन्हें मारती और घंटों तक अंधेरे कमरे में कैद कर रखती, सबूतों के मुताबिक रोज़मेरी सैडिस्टिक, मतलब कि दूसरों को पीड़ा देने में उसे आनंद आता था। उसे दूसरी औरतों के प्रति बहुत ही नफरत थी, जिसके कारण उसने अपनी बच्चियां और दूसरी लड़कियों को अपना शिकार बनाया। रोज़मेरी के बच्चों ने इस बात की भी जुबानी दी कि कैसे रोज़मेरी ही फ्रेड को ये सब चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करती। विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में ये केस 7 हफ्तों तक चला, जिसके बाद ज्यूरी ने सिर्फ कुछ घंटों में इस केस का फैसला दिया, जिसमें उन्होंने रोज़मेरी को 10 हत्या करने के लिए दोषी ठहराया था। जज जस्टिस मेंटले ने उसे कभी भी बाहर ना आ सके वैसी सज़ा सुनाते हुए कहा कि वो समाज के लिए कलंक है। इसका फैसला सुनाया गया तब रोज़मेरी के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। जिस तरह से उसने हीदर, लिंडा, लूसी और दूसरी लड़कियों का जीवन का अंत किया था, उसे सुनकर कोर्ट में हाजिर रहे सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था, ना ही उसने कभी माफ़ी मांगी, जो ये साबित करता है कि वो अंदर से कितनी क्रूर थी। फ्रेड वेस्ट ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही 1995 में जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी, परंतु रोज़मेरी आज भी जेल के अंदर अपने पापों की सज़ा भुगत रही है। उस घर को
जो 25 ग्रूमविल स्ट्रीट में था। उस घर को तोड़कर आज वहाँ पर एक रास्ता बना दिया गया है जिससे उस घर की भयानक यादें मिटाई जा सके। रोज़मेरी वेस्ट की ये दास्तान हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे नॉर्मल चेहरे दिखने वाले लोगों में भी भयानक राक्षस छुपा बैठा होता है।